देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में पढ़ रहे थे हम मैथ सेकंड प्रश्नावली 11.2 उदाहरण सहित हो गई थी। आज की क्लास में प्रश्नावली 11.3 का बेसिक बताया जाएगा, यानी इसमें सूत्र बताए जाएंगे आपको और आप कैसे पहचानेंगे कि किस सवाल में कौन सा सूत्र लगे, ये बताया जाएगा आपको। कुल मिला के लगभग 2 या 3 वीडियो में इसका बेसिक हो पाएगा, क्योंकि 13 सूत्र होंगे, उनके लगभग 2 रूप होंगे, एक सदिश रूप एक कार्तीय रूप। पिछली प्रश्नावली में आपने पढ़ा था रेखाओं के लिए, आज पढ़ेंगे समतलों के लिए। प्रश्नावली 11.3 का बेसिक आ रहा हूं जी। आज की बात होगी, यानी इस प्रश्नावली में बात होगी समतलों के लिए। पिछली प्रश्नावली में क्या के लिए बात हुई थी? रेखाओं के लिए। देखिए, पहला बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले और बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के समांतर समतल का समीकरण, सदिश समीकरण पहले बताएंगे। कौन सा समीकरण बताया जाएगा? सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए, बराबर के इधर वाला नहीं बदल सकते हैं आप, ये वाला अपनी तरफ वाला, इधर वाला सदिश त्रिगुणन के अनुसार 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको एक ही सूत्र याद कर लेना है, बस वही बहुत है। ये याद कर लें, आपका काम चलेगा। लेकिन और किस किस रूप में लिख सकते हैं इसी सूत्र को, सब सही है, वो हम बताते हैं आपको। अथवा हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट, हमने कहा है बराबर की इधर वाला, इसमें आर वेक्टर है, उसको नहीं बदलना, उसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट, बी के बाद क्या आएगा? सी क्रॉस ए वेक्टर। अथवा और कैसे लिख सकते हैं हम? आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तीनों ही सूत्र सही हैं, लेकिन आपको बुक में सभी बुक में लगभग ये लिखा मिलेगा तीनों, जबकि एक ही है। दिखा रहे हैं अभी हम क्यों तीनों एक हैं। सदिश त्रिगुणन आपको बताया जाएगा अगली प्रश्नावली में, जिसके 1 या 2 सवाल बताए जाएंगे आपको, 1 या 2 सवाल आपको बताए जाएंगे। देखिए, सदिश त्रिगुणन क्या होता है उससे समझ लीजिए तीनों एक है कि नहीं। सदिश त्रिगुणन क्या होता है? सदिश त्रिगुणन होता है, ये सदिश त्रिगुणन का चिन्ह है। कौन? ये जो बड़ा क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये सदिश त्रिगुणन का चिन्ह है। इसके बराबर हम ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, या बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये है आपका सदिश त्रिगुणन। तो इसी के अनुसार तो हमने ये वाले तीनों बदल दिए हैं, तीनों ही सही हैं, तीनों ही सूत्र कैसे हैं? सही है। और तीनों ही किस रूप में है? सदिश रूप में है। इनमें से आपको कोई एक याद कर लेना है, पहला ही याद कर लीजिए, आपका काम चलेगा। ये तो रहा बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले और वेक्टर बी और सी के समांतर समतल का सदिश समीकरण। अब आपको बताएंगे ये है फर्स्ट पार्ट सदिश समीकरण। अब आपको बताया जाएगा क्या? कार्तीय समीकरण। नोट करते जाइए, नहीं साफ करना पड़ेगा। रोक दे, रोक दे। देखिए, अब बताएंगे हम तुम्हें कार्तीय समीकरण। क्या बताएंगे? कार्तीय। देखिए, वैसे अगर सदिश समीकरण ज्ञात करना हो, तो सदिश समीकरण दिया हो और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो, तो इस सूत्र में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आर वेक्टर की जगह रख देंगे
एक फिक्स मान जो हमने पिछली प्रश्नावली बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वहां से मान आपका निकल आएगा। लेकिन अगर कैसा हो, कार्तीय रूप में दिया हो, क्या दिया हो, कार्तीय रूप में दिया हो कि बिंदु इससे होकर जा रहा है और वो सदिश रूप में न लिखे हो, इसके और इसके समांतर है, तब आपको कार्तीय रूप का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाली तथा समतलों बिंदु ए वेक्टर से जाने वाले और बी वेक्टर तथा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के समांतर समतल का कार्तीय समीकरण देखिए क्या होता है। सारणी का चिन्ह बनाते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0। ये हो गया आपका क्या, कार्तीय समीकरण। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आपने देखा कि बिंदु वेक्टर से जा रहा था, बी और सी के समांतर था, तो उसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। अब दूसरा सूत्र बताते हैं कि तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। पहले बताया था एक से जाए और दो के समांतर हो, इसमें तीनों से जाने वाले समतल का समीकरण देखिए। दूसरा है आपका बिंदुओं ए वेक्टर कामा बी वेक्टर और सी वेक्टर से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, या चाहे तो इसी को याद कर लो, काम इससे चलेगा आपका। बाकी बराबर के आर वेक्टर वाले को तो नहीं बदल सकते हो, इसको फिर तीन रूप में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इसको फिर तीन रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आर वेक्टर डॉट, इधर बदलना चाहो अगर तो बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो कि बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी लिखा है, ए क्रॉस बी पहले, बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए लिख लो, बस ये बदल सकते हो और कुछ नहीं बदल सकते हो। इधर आर वेक्टर डॉट चाहे तो लिख दें भाई चक्रीय क्रम में, ऐसे ए लिख दो, चाहे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट और क्या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। या क्या लिख सकते हो, यानी अथवा। याद आपको एक करना है, तीनों रूप सही है, मतलब आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक चीज और है कि सबसे बचना चाहते हो तो कुछ बुकों में ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि यहां पर ऐसे लिखा मिलेगा इस तरफ ए बी सी, सदिश त्रिगुणन ए बी सी। इसका मतलब समझ गए आप कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें कोई आपको एक सूत्र याद कर लेना है, तो आपको पहला ही सूत्र याद कर लेना है। ये इसकी जो भाषा है वो आनी चाहिए, तभी आप सवालों में प्रयोग कर पाओगे। कैसे, जैसे कि इसमें क्या है, पहले में क्या था, बिंदु वेक्टर से जा रहा था और दो के समांतर था। इसमें क्या है, तीनों से जा रहा है। इसमें क्या है, तीनों से जा रहा है। ये कैसा समीकरण है, सदिश रूप में समीकरण।
अब इसी का हम बताते हैं 3 बिंदुओं से जाने वाला, लेकिन कैसा समीकरण? कार्तीय रूप में समीकरण। कैसा समीकरण? कार्तीय रूप में समीकरण। तो देखिए, बिंदुओं x1 कामा y1 कामा z1 कामा x2 कामा y2 कामा z2 और x3 कामा y3 कामा z3 से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। एक चीज हमने और आपको बता रखी है कि अगर सदिश समीकरण दिया हो, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसी में आर वेक्टर की जगह क्या रख देंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन अगर जो बिंदु दिए हैं वो कार्तीय रूप में लिखे हुए हैं, इसमें जो लिखा होगा उसमें सदिश रूप में वेक्टर लगा है, तो क्या है? सदिश रूप में। लेकिन अगर कार्तीय रूप में लिखे हैं तो उनमें उनको सदिश रूप में बदल के ना लाइए, फिर ये वाला सूत्र लगाइए जो हम लिखा रहे हैं। देखिए, देखिए हर सवाल सूत्र को आप रट नहीं सकते। हमने क्या किया? पहले में लिख दिया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब ये याद रखिए, पहले स्तंभ को याद कर लीजिए कि देखिए इसमें x लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा। x1 ऐसा है कि x में भी घटाना है, x2 में भी घटाना है और x3 में भी घटाना है। इसी तरीके से इसको देखिए, इसी तरीके से इसको बना लिया कि y1 सब में घटाना है, y में, y2 में और y3 में। इसी तरीके से इसको देखिए, z1 सब में घटाना है, z में, z2 में और z3 में। यह रहा आपका कार्तीय समीकरण। इधर बराबर 0 है, इसका प्रसार करने पर जो आएगा वो समतल का समीकरण होता है, वो समतल का समीकरण होता है। देखिए, 2 सूत्र के दोनों भाग हुए। अब तीसरा सूत्र बताते हैं हम आपको। इकाई सदिश, या इसी को कहा जाता है क्या? एकांक सदिश, या इसी को कहा जाता है मात्रक सदिश। तीनों एक ही चीज है। इसको यन कैप से प्रदर्शित करते हैं। पर लंब, इसे लंब कहें या कहें अभिलंब का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी P हो, तब सदिश समीकरण होता है R वेक्टर डॉट n कैप बराबर P। ये सूत्र होता है। क्या होता है? R वेक्टर डॉट n कैप बराबर P। यहाँ पर n कैप क्या है? चाहे कह दें इकाई सदिश, चाहे कह दें एकांक सदिश, चाहे कह दें मात्रक सदिश। इसे n कैप से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को एकक सदिश भी कह सकते हैं, एकक सदिश। पर लंब का है या अभिलंब का है का समीकरण ज्ञात करना हो जिसकी मूल बिंदु से दूरी दी हो। मूल बिंदु से दूरी क्या दी हो? P हो। जहां पर देखिए आपको R वेक्टर का मान पता है कि फिक्स होता है। क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका प्रयोग तब करेंगे जब सदिश को किस में बदलना हो? कार्तीय में बदलना हो। लेकिन और देख लें क्या है यहाँ पर। n कैप क्या है? n कैप क्या है? एकांक या एकक सदिश, जिसे मात्रक सदिश भी कहते हैं। n कैप बराबर होता है वेक्टर n बटे मॉड वेक्टर n। ये होता है। अगर n वेक्टर का मान दिया हो, उसका मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, तो n कैप बराबर वेक्टर n बटे मॉड वेक्टर n ज्ञात कर लेते हैं। P क्या है? मूल बिंदु से दूरी। P क्या है? मूल बिंदु से दूरी। ठीक। अब इसके बाद नोट इस देखेंगे, इसमें क्या है? इसका कार्तीय रूप में समीकरण नहीं होता है।
इसका कार्तीय रूप में समीकरण हो नहीं, इसका कार्तीय रूप में समीकरण नहीं होता है। यानी ऐसे बिंदु लिखे नहीं मिलेंगे कि तुम्हें सूत्र लगा के कार्तीय रूप में ज्ञात करना पड़े, लेकिन सदिश रूप में लिखा हो तो उसे कार्तीय रूप में बदल सकते हैं। कैसे? आर वेक्टर की जगह क्या रख दोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो किसमें बदल जाएगा? ये कार्तीय रूप में बदल जाएगा। तो इसमें जब कार्तीय रूप का होता नहीं है तो ये पूरा लिख गया ये वाला। अब इसके बाद अगला सूत्र होगा बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाला और सदिश एन वेक्टर पर लंब। बिंदु वेक्टर ए से जाने वाला तथा बिंदु वेक्टर ए से जाने वाला और सदिश एन वेक्टर पर लंब, या इसी को कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब समतल का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण कैसा समीकरण? सदिश समीकरण। ये होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये होता है। क्या हो? बिंदु वेक्टर ए से जाने वाला हो और सदिश एन वेक्टर पर लंब समतल का समीकरण पूछे, सदिश समीकरण ये होता है। इसका भी कार्तीय समीकरण नहीं होता, लेकिन सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण बदलना हो तो क्या कर देते हैं? आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देते हैं। वैसे अलग से नहीं होता इसका कार्तीय रूप में सूत्र। तो इसका लिख लेंगे। जब प्रश्न में देखिए नोट में 2 पॉइंट लिखाते हैं। जब प्रश्न में लंब, या इसी को क्या कहा जाता है? अभी लिखा है हमने अभिलंब की बात करे तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नोट में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका कार्तीय रूप में समीकरण नहीं होता है। अब आपने सोचा होगा कि लंब की बात तो इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें मूल बिंदु से दूरी दी है। जब मूल बिंदु से दूरी दी हो और एकांक सदिश या एकक सदिश इकाई सदिश दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसमें बहुत अंतर है। इसमें बिंदु वेक्टर ए से जा रहा है और एन वेक्टर पर लंब समीकरण ज्ञात करना हो तो इसमें क्या दिया है? इसमें इकाई सदिश दिया होगा, इकाई सदिश दिया होगा या एन वेक्टर का मान दिया होगा और मूल बिंदु से दूरी दी होगी। तो इन दोनों में अंतर नहीं हुआ क्या? बहुत बड़ा अंतर हुआ। देखिए ज्यादा ये वाला आता है आपका। जब कभी आप प्रश्न में कैसी बात कर देगा, लंब या विलंब की बात करे तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और लिख लीजिए आप कि इसका कार्तीय रूप में समीकरण, इसका कार्तीय रूप में समीकरण नहीं होता है। ये सब चीजें आपको बुक में लिखी नहीं मिलेंगी, इस एनसीईआरटी वाली में नहीं होता है। ये तो कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा। जब इसका होता नहीं तो उसी से भाषा बना दी गई कि इसका होता नहीं है। चलिए नोट करिए। देखिए बच्चों, 5वां सूत्र बताते हैं आपको, अंताखंड रूप में समतल का समीकरण। अंताखंड रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण जान लीजिए इसके बारे में भी। ये जो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है ये केवल कार्तीय रूप में होता है। कैसा होता है? कार्तीय रूप। आपको जब हमने पढ़ाना शुरू किया था सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, तो हमने बताया था आपको कि 2 डायमेंशन चित्र ही बोर्ड पर बनाए जा सकते हैं। जो 3 डायमेंशन होते हैं ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तीनों।
तो देखिए दो तो बनाते रहे हैं आप हाई स्कूल तक, ये दोनों देखिए कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तीसरा जो लंबवत होगा वो या तो ऐसे बाहर आएगा या फिर पीछे इसी के अंदर चला जाएगा। तो तीसरा अक्ष जो लंबवत होता है वह ना तो हम बोर्ड पर दिखा सकते हैं और ना ही आप अपनी कॉपी पर। तो 3 डायमेंशनल चित्र बनाने का प्रयास किया जाता है, बाकी वास्तविक चित्र बनेगा नहीं क्योंकि 3 अक्ष लंबवत हम नहीं बना पाएंगे। चलिए तो हम चित्र बना के कर देते हैं, बाकी सीधे भी सूत्र लिखा सकते थे हम। देखिए 2 अक्ष तो ये लंबवत है ना, तीसरे को हमने लंबवत दिखाने का प्रयास किया, ये बाहर वाला है। इसे अगर हम मान ले क्या है, यक्ष अक्ष है। क्या है ये? यक्ष अक्ष है। ये क्या है? फिर ये क्या है? वाई अक्ष है। फिर क्या है ये क्या है? जेड अक्ष है। देखिए बेटा ये क्या है? मूल बिंदु है। यहाँ पर तीनों अक्ष मिल रहे हैं, वो क्या है? मूल बिंदु। यक्ष अक्ष में दूरी अगर ए हो, यहाँ तक की दूरी यक्ष अक्ष में क्या हो? ए हो, ये दूरी ए, ठीक। और वाई अक्ष में दूरी क्या हो? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो? बी हो। और जेड अक्ष में दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक की क्या हो? सी हो। तो देखिए ये एक चित्र इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर जो चित्र बन रहा है इसमें ए क्या है? यक्ष अक्ष पर कटा अंतःखंड, बी क्या है? वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, और सी क्या है? जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो समतल का अंतःखंड रूप ये होता है बेटा, यक्ष अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1, जहां लिखा जाएगा यहाँ पर ए यक्ष अक्ष पर कटा अंतःखंड, ए यक्ष अक्ष पर कटा अंतःखंड, और बी क्या है? वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, पूरा लिख लेंगे आप। सी क्या है? जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड, इतना लिख लेंगे। छठवें में बताते हैं 2 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। इसमें सदिश रूप भी बताया जाएगा आपको और कार्तीय रूप भी बताया जाएगा। इसका केवल कार्तीय रूप होता ही ये समतल के अंतःखंड रूप का। ये कौन सा रूप है? ये वाला, ये मेन सूत्र है आपका। देखिए इसमें आई जे के है क्या? कहीं वेक्टर लगा है क्या? सदिश वो होता है जिसमें वेक्टर लगा होता है, इसमें वेक्टर लगा है क्या? नहीं। तो कैसा रूप है? कार्तीय रूप है। 2 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण देखिए क्या होता है। पहला समतल अगर हो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर q1 से, q1 पर वेक्टर नहीं होगा। दूसरा समतल हो r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर q2 हो, तो प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, इसको इधर लाएंगे तो क्या में आएगा? माइनस, बराबर किधर क्या में आएगा? q1 धन लेमडा, दूसरा वाला लिख दीजिए क्या होगा? r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इसको इधर लाएंगे माइनस q2 बराबर 0। ये होता है 2 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का कौन सा समीकरण? सदिश समीकरण, जहां पर लेमडा क्या है? अदिश है। क्या है? लेमडा अदिश है। इसी को हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा समतल क्या था? पहला समतल। ये वाला क्या है? दूसरा समतल। तो इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 2 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, पहला समतल धन लेमडा गुणते दूसरा समतल बराबर 0। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का रूप बताते हैं हम, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप देखिए, वो इसे सदिश रूप दिया हो और कार्तीय रूप ज्ञात करना हो तो सीधे आर जो निकल के इसका फाइनल आएगा हल करने में, उसमें आर वेक्टर की जगह क्या रख देते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई। आर वेक्टर का मान फिक्स होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कार्तीय रूप में अगर लेकिन समीकरण लिखे हो कार्तीय रूप में 2
समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। देखिए फिर क्या होगा। पहला समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। इस प्रकार से समतल लिखा हो। ये समतल कैसा है, किस रूप में लिखे हैं समतल, इसमें बताओ। वेक्टर है क्या? नहीं सर। आई जे के है क्या? नहीं। कैसे रूप में लिखे? कार्तीय रूप में लिखे हो। और आपको समतल का समीकरण याद करना हो तो देखिए वही सूत्र इसमें भी काम कर जाएगा। पहला समतल क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 धन लेमडा। दूसरा समतल क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में 6 ही सूत्र हुए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें आगे और भी 7 सूत्र बताए जाएंगे। इस तरीके से जब 7 सूत्र बता दिए जाएंगे 13 सूत्र हो जाएंगे और 13 सूत्रों से ही आपकी पूरी प्रश्नावली आसानी से लग जाएगी। धन्यवाद।